न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों, ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। यह खबर वर्धा से सामने आ रही है। मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर हिंगनघाट में आज बंद का आह्वान। वर्धा जिले के हिंगनघाट तालुका में आज बाजार की सभी दुकानें बंद है। संघर्ष समिति हिंगनघाट की ओर से आज 25 अप्रैल को हिंगनघाट के सभी नगर बंधु व व्यवसायी लाइन हिंगनघाट में मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर एकजुट हुए हैं और मुख्य मार्ग पर रैली निकाली गई है। लॉन्ग मार्च में पूरा नागरिक वर्ग और शहरवासी एकजुट हो गए हैं और हिंगनघाट के निवासी मांग कर रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज हिंगनघाट शहर में स्थित होना चाहिए। रैली की शुरुआत शिवाजी उद्यान से हुई है और रैली में हजारों की संख्या में छात्र, नागरिक और कार्यकर्ता मौजूद है। अनुमंडल कार्यालय के सामने से हिंगनघाट कार्यालय तक जा रहा है। रैली में शांत है, पुलिस व्यवस्था अच्छी है। मुख्य कर कलेक्टर श्री राजू खुपसरे, दिवाकर गेम, पूर्व विधायक राजू तिमांडे, अतुल वंदिले, सतीश धोबे मौजूद है। आंदोलनामध्ये माणूस मेलेला माणूस सहभागी होत नसते, तो जिवंत आहे, तो इथं आहे असं या ठिकाणी माझं मत आहे। हिंगणघाटमध्ये मेडिकल कॉलेज झालं पाहिजे या मागणीसाठी आपण इथे आलो आहोत। ज्या ज्या संघटना, ज्या काही राजकीय पक्ष, ज्या सर्व लोकांनी सहकार्य केले त्या सगळ्या लोकांचे मी आभार मानतो, धन्यवाद मानतो। परंतु इतिहासावर थांबल्यानं होणार नाही। आपल्याला इतिहास जाणून घ्यावा लागेल। इतिहास जाणून घेतल्याशिवाय भविष्य निर्माण होणार नाही। आपण ही लढाई करूनच लढत आहोत। आपल्याला माहित आहे की आज आपण मेडिकल कॉलेज शिकायला जाणार नाही, समोर सुविधा त्या ठिकाणी केली पाहिजे आणि सुविधा या ठिकाणी झाली पाहिजे। यासाठी आपला हा सगळा खटाटोप आहे आणि प्रयत्न आहे। इतिहासामध्ये आपल्याला शिक्षणाचा अधिकार होता, तोही लढून मिळाला। शिक्षणाचा अधिकार सहज आपल्यापर्यंत आला नाही। आज मेडिकल कॉलेजसाठी आपण लढत आहोत, कारण आपल्याला संघर्षाशिवाय या जीवनामध्ये काहीच मिळालं नाही। अरे स्वातंत्र्य नाही मिळालं, जीव गेले, लढले लोक मेले, हजारो लोक मेले, लाखो लोक मेले, तेव्हा सुद्धा आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं। दुसरा विषय असा की शिक्षणामध्ये आपण अजागरूक आहोत का? एवढं ज्ञान आपल्याला पाहिजे, एवढी जागृती आपल्याला पाहिजे, तेवढी कमी आहे का? मानवीकर हा विषय असता, लोकसंख्या जास्त असते का? याचा विचार करण्याची गरज आहे। कारण धर्माचा जर एखाद्या शिक्षणावर जास्त प्रभाव झाला तर आपला शिक्षणाचं महत्व कमी होतं का? याचा सुद्धा विचार करण्याची गरज आहे। आज हिंगणघाटमध्ये जे लोक आले आहेत त्यांना ती आवड आहे म्हणून नाही आले, त्यांना असं वाटते की आपल्या शहरामध्ये, आपल्या या गावामध्ये मेडिकल कॉलेज झालं पाहिजे। आपल्याला इकडे 50-30 किलोमीटर जावं लागते, ही दैनंदिन कमी झाली पाहिजे। आपल्या जे काही जाण्या येण्यामध्ये जो जीव जातो, जो प्राण जातो, तो वाचला पाहिजे। या सगळ्या संदर्भातून आपण सगळ्या लोकांनी सहकार्य केलं, यानंतरही आपण सहकार्य करू। आभार माना। वैद्यक जीवन संघर्ष समिती जे काही समजा आंदोलन करते त्या आंदोलन आपण सहभागी राहू। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर ठाणे से सामने आ रही है। महाराष्ट्र की मालिक नहीं है सरकार, जितेंद्र आव्हाड। बारसू सलगांव को सरकार ने रिफाइनरी के लिए खोजा है, लेकिन पंचक्रोशी में हर कोई उस प्रोजेक्ट के खिलाफ है। उस जगह पर बेहतरीन फिनिशिंग होती है, छोटी नाव से ताजी मछलियां मंगवाई जाती है और वहां से व्यापार होता है। उस जगह पर छोटे स्थानीय किसान हैं और जहां तक ग्रामीणों की बात है तो सभी सामग्री पंचायतों ने परियोजना का 100% विरोध किया है। जब 100% लोग इसके खिलाफ है तो वहां जबरन रिफाइनरी या कोई उद्योग लगाना गलत है और जिस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, जिन पर अपराध का आरोप लगाया जा रहा है, जिन पर आतंकवाद का आरोप लगाया जा रहा है, ATS द्वारा जांच की जा रही है। मैं नहीं जानता कि यह क्या है। पत्रकारों को हाथ पकड़कर बाहर निकाला और कहा कि यहाँ दोबारा मत आना। मेरा मतलब है, हम किस राज्य व्यवस्था में रह रहे हैं? क्या हम वाकई लोकतंत्र में जी रहे हैं? क्या चल रहा है? और नानार वहां से 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है। एक तरफ तो आप करेंसी कैंसिल कर रहे हैं और जबरदस्ती यहाँ रिफाइनरी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप सभी सातों को निकालते हैं तो आप सभी सातों को कई लोगों के नाम पर पाएंगे। अफसरों के नाम पर कुछ 71 है,
करीब 60 सतबारों का नाम विदर्भ के विधायकों के नाम पर रखा गया है। यह इस रिफाइनरी के काफी खिलाफ थे। उन्होंने इस रिफाइनरी को नागपुर लाने पर जोर दिया। उनके बदले उन्हें जमीन मिली। किस प्रकार तुमने यह पाया? तुम्हें क्या मिला? उन्होंने भुगतान किया था? नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन अब जब रिफाइनरी आएगी तो इस जमीन की कीमत बेतहाशा बढ़ जाएगी। लिहाजा लोगों ने प्लानिंग कर पहले ही जमीन ले ली है। कल रात और कल सुबह से 4 से 5 हजार स्थानीय किसान मलराना पर आकर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा कि हम पर भी जाएंगे तो यहाँ से नहीं उठेंगे। ऐसे में सरकार को उनसे चर्चा करनी चाहिए। सरकार महाराष्ट्र की मालिक नहीं है, वह महाराष्ट्र के पीपुल्स वेलफेयर स्टेट के प्रमुख है। स्थानीय लोगों को नहीं लगता कि इससे लोगों को फायदा होगा तो इस पर दोबारा विचार करने में क्या बुराई है। और एक कोंकणी पुरुष एकांत प्रिय पुरुष नहीं है। हम एक कोंकणी आदमी की जिद जानते हैं, टूट जाएगा पर झुकेगा नहीं। तो मुझे लगता है कि सरकार को एक कदम आगे बढ़ाकर उनसे चर्चा करनी चाहिए। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री स्तर पर भी चर्चा की जाए ताकि उन पर विश्वास नहीं किया जाए। एक की पहले भी हो चुकी है हत्या और इसी मामले में एक पत्रकार की हत्या हुई। इतना सब होने पर भी अगर सरकार ने इसी गंभीरता से नहीं लिया तो उनका कोकन इस प्रोजेक्ट के खिलाफ खड़ी होगा। क्या होगा अगर कोकन अभी भी खड़ा है? बड़ी कारें लाकर क्या जान ले लेंगे? आप लोगों को आग क्यों लगाएंगे? मैं पत्रकारों से एक सवाल पूछता हूं कि अगर आपके भाइयों के हाथ से निकालकर यहाँ वापस लाने को कहा जाए तो क्या हो रहा है? यह चीन वगैरह क्या है? युगांडा क्यों है? सोमालिया उन राज्यों की याद दिलाता है जहां कानून और लोकतंत्र का राज नहीं दिखता है। क्या हमारे देश में लोकतंत्र है? फिर लोग क्या कहते हैं उसे महत्व दे, चर्चा करें। कल मुंबई से भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आप गिरफ्तारी के साथ क्या कर सकते हैं? क्या आप वहां बैठी गांव की महिलाओं को गिरफ्तार करने जा रहे हैं? ऐसी गिरफ्तारी से कुछ नहीं होता। ये सत्यजीत चौहान नाम के एक्टिविस्ट है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तरह के प्रोजेक्ट को जबरन थोपना नहीं सही नहीं है। पोषण युग के कुछ निशान है। एक पहाड़ है, अलग अलग जानवरों को सीधे पत्थरों का उकेरा गया है। अगर आप वहां ठीक से चर्चा कर रहे हैं तो यह 5000 साल पहले का 100% खुदा हुआ है और यह कार्य अंतर्राष्ट्रीय विरासत पक्ष के अंतर्गत आता है। ये पाषाण युग के स्थल चिन्ह मानव यात्रा के दुष्परिणाम है। तुम इस दृश्य परिणाम को भी नष्ट करने जा रहे हो। क्या आप इतिहास मिटाना चाहते हैं? जहां तक मेरी बात है तो समझ लेना कि जहां गांव है वहां कुछ करने मत जाना। उन्हें आईटी सेंटर दे, उन्हें काजू उद्योग दे, निर्यात आम उद्योग दे। आप यह लाल उद्योग क्यों दे रहे हैं? यह एक ऐसा उद्योग है जो पूरे कोकन में मछली को नष्ट कर देगा। मैं मछली खाने वालों से कहना चाहता हूं कि कोकन में आपकी मछलियां गायब होने वाली है। मैं खुद वहां घूमने जा रहा हूं। दमन का मतलब यह नहीं है कि सब चुप हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना किसी डर के आगे आ जाते हैं। कितने लोगों की मौत हुई इसका सही आंकड़ा सामने नहीं आया है। मेले की मौत के कारणों का पता नहीं चला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दिया गया है कि आप में से किसी को भी पत्रकारों से बात नहीं करनी है। सभी ने हमसे बात की है, ऐसा नहीं हो रहा है। और इसमें मैं 100% कहता हूं कि अप्पा साहब धर्माधिकारी इसमें गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने यह तय नहीं किया है। भले ही उन्होंने लोगों को विदाई दी हो, लेकिन लोगों को बताने के लिए उन्हें किसने विदाई दी? सरकार उनसे कहा कि हमें भीड़ जुटानी है। बारसू सलगाव हे रिफायनरीची जागा त्यांनी शोधली आहे सरकारने, पण त्या पंचक्रोशीतील सर्वच जणांचा त्या प्रकल्पाला प्रचंड विरोध आहे। तिथे मच्छीमारी होते आणि अति उत्कृष्ट
मच्छीमारी होते. ताजी मच्छी ते छोटे बोटीतनं घेऊन येतात आणि तिथे विक्री व्यवसाय चालतो. छोटे स्थानिक शेतकरी आहेत आणि जेवढी ग्रामस्थ अफेक्ट होत आहेत त्या ग्रामस्थांपैकी सगळ्या ग्रामपंचायतींनी 100% ह्याला विरोध केला आहे. आता 100% लोकांचा विरोध असताना एखादी जुलूम जबरदस्तीने रिफायनरी तिथे आणायची किंवा एखादा उद्योग तिथे आणायचा हे चुकीचं आहे. आणि ज्या पद्धतीने त्यांना टॉर्चर केलं जातं आहे, कोणावरती तडीपारीचे गुन्हे, कोणावरती अतिरेकी असल्याचे गुन्हे, ATS तर्फे चौकशी, हे काय कळत नाही मला. आज तो पत्रकारांना हात धरून बाहेर काढून सांगितलं परत इथे दिसू पण नका. म्हणजे आपण कुठल्या राज्यव्यवस्थेत राहतो आहे? आपण नक्की लोकशाहीत राहतो आहे की काय चालू आहे? आणि नाणार तिथनं 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर अंतरावर आहे. नाणार तुम्ही रद्द करता आणि ही रिफायनरी जबरदस्ती इथे आणून बसवण्याचा प्रयत्न करता आहात. तुम्ही सगळे सातबारे काढा. तुम्हाला अनेक सातबारे अनेक जणांच्या नावावर आढळतील. तिथे काही सातबारे अधिकाऱ्यांच्या नावावर आहेत, काही सातबारे कोणाकोणाच्या नावावर आहेत. विदर्भाच्या आमदाराच्या नावावर आहेत, 60 काय 60 का काही एकर आहेत. त्यांनी या रिफायनरीला खूप विरोध केला होता. म्हणजे ही रिफायनरी नागपूरमध्ये घेऊन या असा त्याचा आग्रह होता. त्याच्या बदल्यात त्याला जमीन मिळाली. ती कशी मिळाली, काय मिळाली, त्याने पैसे दिले मला माहीत नाही. पण आता कसं आहे की आता रिफायनरी आल्यावरती ह्याचा भाव प्रचंड वाढणार आहे. त्यामुळे आधीच प्लॅनिंग करून लोकांनी जमिनी घेऊन ठेवलेल्या आहेत. परवा रात्रीपासून म्हणजे काल सकाळपासून शेतकरी तिथले 4,500-5 हजार माळरानावर येऊन बसलेले आहेत आणि त्यांनी सांगितलं आम्ही मेलो तरी चालेल पण आम्ही इथनं उठणार नाही. अशा परिस्थितीत सरकारने ते कमीत कमी त्यांच्याशी चर्चा तर करावी. सरकार म्हणजे महाराष्ट्राचा मालक नाही आहे. महाराष्ट्राच्या लोककल्याणकारी राज्याचे ते प्रमुख आहेत. ह्याच्यात लोककल्याण जर स्थानिकांना वाटत असेल की होत नाही आहे तर मग ह्याचा पुनर्विचार करायला काय हरकत है? आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर नागपुर शहर से सामने आ रही है। जनता का पैसा न ले महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार, नाना पटोले। सरकार को मध्यस्थता करनी चाहिए, बचत के लिए उस स्थान पर परियोजना पर जोर देना चाहिए। दरअसल महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार ऐसे काम कर रही है जैसे वह लोगों से पैसा नहीं लेना चाहती। मैं खुद बारसू आया हूं कि इस प्रोजेक्ट के सभी पहलुओं की जांच की जाए। सवाल यह है कि जगह पर प्रोजेक्ट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि प्रोजेक्ट के पास सत्ता पक्ष के लोगों ने जगह ले ली है। एक पत्रकार की हत्या हुई, सभी जानते हैं कि वह कार किसकी थी। सवाल यह है कि राज्य सरकार दबंगाई कर क्या रही है? यह सरकार बिल्डरों और उद्योगपतियों की सरकार है। देखने में आ रहा है कि आम लोग सरकार को नहीं देना चाहते। सरकार को मध्यस्थता कर कोई रास्ता निकालना चाहिए। सवाल यह है कि सरकार ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? सरकार को विपक्ष और समर्थकों को एक करना चाहिए और बीच का रास्ता निकालना चाहिए। कांग्रेस परियोजना के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर वह परियोजना हो रही है क्योंकि बंगला बच्चा के पास जमीन है तो यह है गलत। आंदोलन की जगह पर पुरुषों से ज्यादा आक्रामक महिलाओं की भूमिका है। वे महिलाएं पर्यावरण के लिए आगे आई है। अगर महिलाएं अड़ंगा लगा रही है, अगर पुलिस ऐसा काम कर रही है तो यह गलत है, लोकतंत्र है। निश्चित रूप से जालियांवाला बाग हो सकता है। इस बात की आशंका है कि सरकार नरसंहार पैदा करने का काम कर रही है। परियोजना का कोई विरोध नहीं है, लेकिन अगर पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है और स्थानीय लोग स्टैंड लेते हैं तो बीच का रास्ता निकालना जाना चाहिए। सरकार इस अधिनियम को स्वीकार नहीं करेगी। अगर कांग्रेस इसे लाभ के लिए कर रही है तो यह गलत है। कांग्रेस को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। कांग्रेस आम लोगों की समस्याओं पर ध्यान दे रही है। उसे गलत लोगों की समस्याओं को हल करने में दिलचस्पी है। कांग्रेस को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन था, कौन बैठा है नीचे। सरकार लोगों के आंसू पोंछने के लिए नहीं बुला रही, कमेटी बनाकर लगन से काम कर रही है। भाजपा सरकार का काम सत्ता हासिल करना है। कांग्रेस का काम
जनता की समस्याओं का समाधान करना है। दंगेकर की निजी राय है। हमारी स्थिति बीजेपी विरोधी है। जो हमारे साथ है हम उन्हें लेकर बीजेपी से लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। पवार फैमिली का कोई शेयर है तो मैं जासूस नहीं हूँ, हमें किसी के रिश्ते से कोई लेना देना नहीं है, यह उनका निजी मामला है। महाराष्ट्रातला आणि केंद्रातल्या सरकारला जनतेचं घेणं देणं नाही। हम सो करो सो कायदा अशा पद्धतीचं वागण्याचं काम सरकारच्या वतीनं सुरू झालेलं आहे। बारसू रिफायनरीच्या ठिकाणी मी स्वतः भेट दिलेली होती। मी विरोधकांचं मत ऐकलेलं होतं आणि त्याच्या बाजूच्याही लोकांचं मत ऐकलेलं होतं आणि हा प्रकल्प झाला पाहिजे, पण नेमका कुठं झाला पाहिजे याचंही त्या ठिकाणी काही त्याचे संकेत आहेत। कारण की कोकणामध्ये मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणाचं नुकसान होते आहे आणि या सगळ्या गोष्टी तपासल्या पाहिजेत। मी मागच्या अधिवेशनामध्ये हा प्रश्न विधानसभेत आला होता, त्यावेळेस मी प्रश्न उपस्थित केला होता की त्याच्या जवळच्या जागा या मोठ्या प्रमाणात सत्ता पक्षाच्या बगलबच्च्यांनी घेतलेल्या आहेत आणि म्हणून त्या पद्धतीचा जोर त्या ठिकाणी लावून स्थानिकांना त्रास दिला जातो का ही सरकारने तपासलं पाहिजे। कारण की आपल्या लक्षात आहे एका पत्रकाराचा खून करण्यात आलेला होता, तो मोटरसायकलने जात असताना त्याच्यावरचा हा प्रश्न होता आणि पत्रकारांनी खरी दाखवलं तर त्याला जीवे मारण्याचाही प्रयत्न केला जातो आणि मारणारी गाडी कोणाची होती तर ती रिफायनरीच्या लोकांची होती। अशा पद्धतीचं चित्र आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळालेलं आहे। मग अशा पद्धतीचं गुंडाइझम करून जनतेच्या मनाला चिरडून टाकण्याचं पाप राज्याचं सरकार ठरवून करते आहे का? आणि म्हणून मी काल त्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याला सांगितलं की आपण याच्यामध्ये जनतेच्या मताला आदर देऊन आणि दोन्ही लोकांना सोबत घेऊन कसा मार्ग काढता येईल त्याच्यातला प्रयत्न केला पाहिजे। पण राज्यातलं सरकार हे बिल्डरांचं सरकार आहे, उद्योगपत्यांचं सरकार आहे, हे सर्वसामान्याचं सरकार नाही। त्याचं प्रतीक आज आपल्याला रिफायनरीच्या त्या स्थळावर पाहायला मिळते आहे। याचा आम्ही निषेध करतो। सरकारने याच्यात मध्यस्थी केली पाहिजे, सामान्य लोकांना चिरडण्याचं काम केलं गेलं नाही पाहिजे। आपण पाहिलं की गुजरात ते मुंबईचा एक वेगळा रस्ता तयार केला जातो आणि परवा पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी महिलांना कशा पद्धतीचं त्या पोलिसांच्या माध्यमातून कसं घरातून बाहेर काढलं जात होतं, एक दुर्दैवी चित्र या महाराष्ट्राने पाहिलेलं आहे। हे सरकार असं का वागते आहे हा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न आहे आणि म्हणून सरकारने याच्यात तातडीनं मध्यस्थी करावी। दोन्ही लोकांना सोबत घेऊन त्या ठिकाणला मार्ग काढला पाहिजे। आम्ही प्रकल्पाच्या विरोधात काँग्रेस नाही, पण कोकणातल्या पर्यावरणाचं ऱ्हास होत असेल, त्या स्थानिक लोकांचा विरोध असेल तर ह्याही गोष्टी तपासल्या पाहिजेत। नाहीतर यांच्या बगलबच्च्यांनी त्या ठिकाणी जमिनी घेतल्यात म्हणून आम्हाला तिथंच करायचं आहे अशा पद्धतीचं पाप सरकार करत असेल तर कदापि काँग्रेस हे मान्य करणार नाही। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।